पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज डैश नेचर। इकोनॉमिक नेचर मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। दूसरा है मॉनेटरी मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल फाइनेंस से रिलेटेड है। तीनों बातें एक ही चीज कह रही है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस लीड टू एन डैश दैट इज नथिंग बट इट्स कॉन्सिक्वेंस। इस पोजीशन में पहुंचा देगी हमें कि मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इसका परिणाम, मतलब ये होने के बाद ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर बी इवेंट, ऑप्शन नंबर सी वाउचर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। इवेंट। देखिए जी, ट्रांजैक्शन में और इवेंट में क्या फर्क है? ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन की हिंदी होती है लेन देन, इवेंट की हिंदी होती है घटना। घटना मींस डिक्रीज नहीं, जैसे किसी इवेंट को बोलते हैं ना यहाँ पर घटना घटी, वो वाला घटना। दोनों में फर्क क्या होता है? ऐसा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं अगर। ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, दो लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, दो लोग इन्वॉल्व हैं, बायर एक सेलर। रेंट पेड, दो लोग इन्वॉल्व हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। सैलरी पेड, दो लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। जिस ट्रांजैक्शन में दो लोग इन्वॉल्व हों वो ट्रांजैक्शन है। जहां दो लोग इन्वॉल्व नहीं है वो इवेंट है, जैसे कि लॉस बाय फायर, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इवेंट है, रिकॉर्ड दोनों होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ वो है कुछ नहीं, लेकिन उसका कंसीक्वेंस आएगा। मतलब डेफिनेशन में हमने कुछ करा नहीं, लेकिन उसका कंसीक्वेंस क्या हुआ कि मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर इवेंट। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। Which of the following is not a business transaction? जो आप रिकॉर्ड करोगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो इग्नोर करोगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। पहला वाला ऑप्शन जी, बाइंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने से रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री होती है इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बी ऑप्शन, पेइंग सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट, यस रिकॉर्ड करेंगे। पेइंग सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेंगे सर। यस सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। से आगे बढ़ाइए। पॉइंट नंबर सी, गिविंग अ मोटिवेशनल स्पीच टू द एम्प्लॉय। सर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? मोटिवेशन अकाउंट डेबिट, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये इग्नोर करी जाएगी। तो ये सी आंसर हो गया। डी पढ़ लेते हैं एक बार। बाइंग द गुड्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द ऑफिस मनी, एंट्री बताएं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डी ऑप्शन तो रिकॉर्ड होगा, सिर्फ सी ऑप्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, वही इग्नोर होगा, सी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अकम्पनीड बाय डैश वाउचर। यूनिक वाउचर या सेपरेट वाउचर, तो यूनिक मतलब हर टाइप का ट्रांजैक्शन है ना अलग वाउचर। जैसे कि हमने गुड्स कैश में खरीदे तो कैश मेमो, उधार में खरीदे तो बिल, तो यूनिक है हर एक का। और सेपरेट का मतलब राम से खरीदा उसको अलग मिलेगा, श्याम से खरीदा उसको अलग मिलेगा। तो यूनिक और सेपरेट दोनों हो गए, सी ऑप्शन आंसर आ गया इसीलिए। पेज नंबर आ गए हम, कौन सा पेज नंबर है इससे आगे? ये स्टडी को स्किप करके अगले पेज पे आ जाएगी। वेटिंग पेज नंबर है। यस सही आ गई। अच्छा, यहाँ पहला क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट, मिला? मैं केस स्टडी स्किप कर दी, मैं उसके बाद आ गया सीधा। पिक द ऑड वन आउट, चारों में से तीन ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, चौथा बिल्कुल डिफरेंट सा है। जो डिफरेंट सा है वो बताना है। पहला ऑप्शन जी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो मनी से डील करता है। ये कहता है कि जो चीज मनी में रिकॉर्ड हो सके उसको रिकॉर्ड करो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने दो बातें बताई थी, मुझे याद दिलाइए कौन सी दो बातें बताई थी? पहला कि सब ट्रांजैक्शन मॉनिटरी होनी चाहिए।
पहली बात कि सारी ट्रांजैक्शन मनी में रिकॉर्ड होनी चाहिए। दूसरी बात देखो, दो बातें, ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, हमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मनी में मेजर हो सकती है, बाकी इग्नोर करनी है। ये पहली बात सिखाई। दूसरी बात सिखाई, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस आइटम को रिकॉर्ड करना, तो जब मैं रिकॉर्ड करूं तो मनी की फॉर्म में ही करूं। जैसे कि स्ट्राइक हो रही है, ये मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड हो भी नहीं सकता, इसको इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर किसको करना है, रिकॉर्ड किसको करना है, पहली बात तो ये सिखाई। दूसरी बात, मान लीजिए गुड्स खरीद लिए मैंने 100 किलो, तो ये रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन ये किलो में नहीं मनी में रिकॉर्ड करना। ये सेकंड चीज सिखा रहे हैं। पहली चीज क्या सिखा रहे हैं कि रिकॉर्ड किसको करना है किसको नहीं। दूसरी चीज, अगर रिकॉर्ड करना है तो मनी की फॉर्म में करना, उसकी वेट की, उसकी लेंथ की, उस फॉर्म में नहीं करना। ठीक है, दो बातें सिखाई मैंने। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या सिखाया सर, बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी। हम बिजनेस एक अलग डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर से अलग है, इसी वजह से हम कैपिटल को लायबिलिटी बुला सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पूरे अकाउंट्स की लाइफ बहुत लंबी है सर। जैसे स्कूल की लाइफ बड़ी लंबी होती है, 14 इयर्स की स्कूल की लाइफ होती है, नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक। तो इस पूरी 14 इयर्स की लाइफ साइकिल को हमने एक एक साल के पीरियड्स में बांटा है, ताकि हम चेक कर पाए, परफॉर्मेंस चेक कर पाए। सेम अकाउंट्स में सिस्टम है। बिजनेस की लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी है, हो सकता है 100 साल चले, 200 साल चले, तो उसको हम बांट देते हैं टुकड़ों के अंदर, एक एक साल के टुकड़ों के अंदर। कोई टुकड़े का नाम अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस शीट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा एंड रिजल्ट है, तो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ऑड वन आउट में ये आ गया डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। अगेन ये चार में से एक बिल्कुल अलग सा है, वो अलग वाला ढूंढना है हमें। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ने हमें क्या सिखाया है सर, कि किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। 5 रुपए किराया दिया रिक्शे का, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर आता हूं पहले, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या सिखाया जी। मेटीरियलिटी में, मेटीरियलिटी वर्ड बना है जो हमारे लिए मटेरियल है, मतलब काम का। तो जो काम का है उसको डीपली रिकॉर्ड करना है, जो काम का नहीं है उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, फुल डिस्क्लोजर क्या रहा है, हर एक चीज रिकॉर्ड करो। मटेरियलिटी क्या रहा है, सिर्फ काम की चीज दिखाओ। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम दोनों को साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपकी मम्मी कह रही है कि साइंस लो और या कोई सब्जेक्ट लो, और डैडी कह रहे हैं कोई सब्जेक्ट लो, आपने दोनों ले ली, तो दोनों की बात एग्री हो गई। समझो ऐसा सिस्टम हो रहा है इसके अंदर। फुल डिस्क्लोजर कह रहा है सारी चीज रिकॉर्ड करनी है, और मटेरियलिटी कह रहा है काम की चीज पे ध्यान दो, काम की चीजें डिस्क्लोज करो, तो मैटर करे डिसीजन के अंदर। तो हम दोनों ही फॉलो कैसे कर रहे हैं सर, कि जो हमारी काम की चीजें हैं उसे हम डिटेल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो काम की चीजें नहीं उसे डिटेल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जैसे कि सर मशीन खरीदी, ये बड़ा डिसीजन है, काम की चीज है, मटेरियल है, उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे, इसके इंस्टॉलेशन वाले, स्क्रैप वैल्यू से हम डेप्शन भी निकालेंगे, डेप्शन लगाएंगे हर साल, बिल्कुल सिस्टम से रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। जो काम की नहीं, जैसे कैलकुलेटर खरीद लिया हमने, अब वो मैटर नहीं करता, रिलायंस कंपनी की मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ, मैं पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, तो मैं इच्छुक नहीं हूँ जानने में कि इसके अंदर कैलकुलेटर कितने हैं, इसके अंदर शार्पनर कितने हैं, इसके अंदर पेन कितने हैं, तो छोटी मोटी आइटम। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर की लाइफ भले ही 12 महीने से ज़्यादा होती है, हम उसको एक्सपेंस मान लेते हैं। कोई अमाउंट अगर डेसिमल में मार तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ये सब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से हो पा रहा है। कुछ मैटर नहीं करते उसे इग्नोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड अभी भी कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस क्या है सर, फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी मान लो, प्रॉफिट को अभी मत मानो। फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है और उसकी आज कोई भी हमें आइडिया है। देखो, अगर अप्रैल में आग लगी, उसको मार्च में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें क्या पता आग लगेगी, पता होता तो आग लगने क्यों देते। चोरी के लिए इंश्योरेंस करा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन चोरी के डर से इंश्योरेंस करा सकते हैं। नहीं, इंश्योरेंस कराना, इंश्योरेंस करा रहे हैं अगर हम, तो प्रीमियम भर रहे हैं, वो तो तभी रिकॉर्ड करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई लॉस होने वाला है, जैसे हमने गुड्स बेचे उधार और उस पर पैसा मर सकता, फ्यूचर में मरेगा, हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। क्यों, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि 100 ग्राहकों को अगर हम उधार सामान बेचते हैं तो 3-4 ग्राहक तो हमारा पैसा हमारे लेते हैं। तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी के बेस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। कल को उसका प्राइस और घट जाए तो जो लोअर अमाउंट हो, चाहे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड करें।
ऑप्शन नंबर बी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये अकाउंट करने का बेस है। अकाउंट्स या तो हम कैश बेस से कर सकते हैं या फिर एक्रूवल बेस से कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो बेसिस बता रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है, इसलिए बी जो है वो अलग हो गया, ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द assumptions of accounting period principles। पहले assumption जी, measure the progress of business accurately and on a conservative basis। एक्यूरेटली रिकॉर्ड करो, कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, और कंजर्वेटिव बेस का मतलब खर्चे ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मतलब खर्चे ज्यादा लिख लो, फायदा मत लिखो होने वाला। कंजर्वेटिव क्या क्या है, देखो हम जैसे हमारी कंजर्वेटिव फैमिली है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि हम भाई कोई फ्यूचर में बोनस मिल जाएगा मान लो दिवाली पर ऑफिस से, ऐसा मत मान के चलो नहीं मिलेगा तो अभी हमें उसी में हमें खर्चा निकालना है, उसका खर्चा कोई आ जाएगा कल, आज ही पैसे जोड़ के रख लो उसके लिए, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव। तो बिजनेस में ये सिखाया जाता है हमें, बीइंग अ कंजर्वेटिव, ये खर्चे ज्यादा हो सकते हैं ऐसा मान करके हम आज ही रिकॉर्ड कर लो, नेक्स्ट ईयर पैसा मरेगा इसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, कंजर्वेटिव से कहते हैं। बी ऑप्शन, इट फैसिलिटेट्स अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से अकाउंटिंग प्रोसेस हमने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये जो प्रोसेस चलता है उसको प्रोसेस बोलते हैं जी। तीसरा जी, मैच पीरियोडिक रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस। मैच करना है हमें पीरियोडिक रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस के साथ, रिजल्ट जानने के लिए, मतलब प्रॉफिट जानने के लिए। अंडरलाइन करके लो रिजल्ट्स को, प्रॉफिट टू गेटिंग करेक्ट बिजनेस रिजल्ट। बिजनेस रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट होता है। फोर्थ, कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज। कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज। अकाउंट्स की प्रिंसिपल के बेस पर हम इनकम टैक्स भी जो है फ्यूचर में होने वाला है, पे करने वाले हैं, उसको अभी रिकॉर्ड करके चल लेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमारी इनकम कितनी होगी? नहीं देखो, टैक्स जो होता है ना वो पोस्ट पेड कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स, मतलब इस साल हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी इनकम, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, टैक्स हमें भरना वाला। सर इनकम कैसे करेंगे अगले महीने की? सुनो, इनकम हम आज इनकम फ्यूचर की कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स कैलकुलेट फ्यूचर की कर रहे हैं ना वो, क्योंकि टैक्स पोस्ट पेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई फॉर एग्जांपल, और 31 मार्च को हमारे साल कंप्लीट हो गया, हमने अप्रैल में अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए, प्रिपेयर कर ली, उसी टाइम टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फ्यूचर टैक्स कैलकुलेट कर लिया ना, तो 3 महीने बाद पे करना। तो 3 महीने का एक्सपेंस माइनस करेंगे उसमें से। इनकम टैक्स हालांकि प्रोप्राइटरशिप में एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग होता है। ठीक, तो ये सारा हमारी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं असम्पशंस के लिए। ऑप्शन देखते हैं जी क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जी, पहला वाला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। अब बात करें सर असम्पशंस, क्वेश्चन बोला था असम्पशंस के रिगार्डिंग बताना जी कौन कौन सा। पहले वाला है कि हम फ्यूचर के प्रॉफिट को आज ही लेकर के चलेंगे, ये प्रिंसिपल है हमारा, लेकिन असम्पशन नहीं है। असम्पशन का मतलब हम पहले से मान करके चल रहे हैं कैसा होगा ही होगा। सेकंड पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, दिस इज नॉट असम्पशन, ये तो अकाउंट के स्टेप्स हैं। थर्ड पॉइंट, हम एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच करेंगे प्रॉफिट जानने के लिए। अब हमें ध्यान रखना है कि कौन से एक्सपेंस लेने से कौन सी इनकम लेनी है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस पे ही नहीं करा फिर भी रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि एक्सपेंस है इसी साल का, वी आर अज्यूमिंग इस साल का एक्सपेंस है, वी आर अज्यूमिंग पे कर दिया हमने, खर्चा हो गया भले पे ना करा, assumption बेस्ड हो गई। फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज। अगेन सर हम इस assumption पर है कि जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा है वो सही कैलकुलेट करा है, टैक्स कैलकुलेट जो करा है वो सही कैलकुलेट करा है, और उस हिसाब से हम अपना टैक्स की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। तो लास्ट की दो जो है वो assumption बेस्ड हो गई, बाकी पहले दो जो है वो स्टेप हो गए। लाइन भूल गए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी हम, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी हम। मिस्टर राम क्रिएट्स प्रोविजंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसी मतलब इमरजेंसी, कोई आ सकती है इमरजेंसी, दैट मे हैपन इन द नियर फ्यूचर बट डज नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर प्रॉफिट
फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड कर रहा, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर लिखा कंजर्वेटिव, वहां पे ऑब्लिक करके लिख दीजिए प्रूडेंस। एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है, ध्यान रखना है। एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है, ध्यान रखना है। प्रूडेंस में कंजर्वेटिव, ऑब्लिक प्रूडेंस, एक ही बात। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेज डाउन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 1 है उसमें बताया गया है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन सी होती है। कौन सी होती है बताएं, कितनी होती है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। जो बेसिक अजम्पशन है ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हर एक बिजनेसमैन वो फॉलो कर रहा है। 3 होती है। कौन सी होती है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ध्यान रहे 3 होती हैं, आप अंडरलाइन कर लिख लीजिए। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को अंडरलाइन कर लीजिए, वहां लिख लीजिए टोटल 3, लिख लीजिए वहां लिख लीजिए टोटल 3, और तीनों का नाम लिखो। गोइंग कंसर्न, बार बार लिखो, पता है तो भी लिखो, याद होगा बार बार लिखने से। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है इनमें। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। हर बिजनेसमैन ये फॉलो कर रहा है, प्रिज्यूम किया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन फॉलो नहीं कर रहा तो ये बात की रिपोर्टिंग की जाती है। फॉलो कर रहा है तो रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखना। आप लोगों को टेस्ट रखा है जी मैंने मंडे का, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया था मैंने। मंडे रात को 9 से 10 ये टाइम रखा है मैंने टेस्ट का। चैप्टर 1 और 2 वो आएंगे इस टेस्ट के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में एमसीक्यू पढ़ा भी दिए थे उसके। बाकी अब बुक से रिवाइज करें, पहले एमसीक्यू करना, उसके बाद नोट से रिवाइज करना, उसके बाद कोई क्लियर नहीं है तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। 4 टेस्ट रखे हैं आपके मैंने, 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45 और 9:45 से 10। रात का टाइम है 9 से 10 का, उस टाइम कोई क्लास किसी की नहीं होती। अच्छे से रिवाइज कर लें, टाइम भी सफिशिएंट रखा है मैंने, 2 दिन का टाइम हो गया। वैसे चैप्टर वाइज में टेस्ट रखता जाऊंगा। बाकी 24 तारीख को आपका फुल कोर्स का टेस्ट होगा, 24 अक्टूबर संडे है उस दिन। पूरे टर्म 1 का टेस्ट रखेंगे जी 1 से 16 ट्रायल बैलेंस के अलावा। हमारे टर्म 1 के कोर्स में 1 to 16 चैप्टर हैं ट्रायल बैलेंस छोड़कर, तो वही आपके टर्म 1 में आएंगे, उसी का आपका टेस्ट होगा। ओएमआर शीट पर होगा, ऑफलाइन होगा, यहीं पर होगा। पेंसिल शॉप और रबड़ वगैरह लेकर के आएंगे। बाकी चैप्टर वाइज में डालता रहूँगा ऐप पर, जैसे चैप्टर इसमें से खत्म होते रहेंगे। किसी का स्कूल में टेस्ट पहले हो, स्कूल में 24 से पहले आपका एग्जाम है तो आप पहले आके टेस्ट दे सकते हो। परसों भी 4 बच्चों ने आके टेस्ट दिया था, तो 24 से पहले अगर आपका एग्जाम है स्कूल में तो आप पहले आके टेस्ट दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। अगर आपको तीनों याद हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी नहीं असम्पशन, बताइए। लास्ट वाला वेरीफाई ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है? डी ऑप्शन कहता है कि भैया बिना वाउचर के कुछ भी एंट्री मत कर देना। सेफ्टी साइड लेकर के चलो, सेफ्टी साइड लेकर के चलें, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं करनी हमें जो बिना वाउचर के हो। 7th ऑप्शन, which of the 7th question, which accounting concept tells that depreciation is to be charged as per one particular method year after year। मान लीजिए आपने SLM चुन लिया तो हर बार SLM रखो, अगर आपने WDV चुन लिया तो हर बार WDV रखो, बार बार चेंज मत करो। ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया है? कंसिस्टेंसी ने सिखाया। बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन जो अलग सा है, अनोखा सा, उसको ढूंढो। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंट्स की बात करते हैं। सी ऑप्शन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंट्स की बात करते हैं। डी ऑप्शन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स की बात करते हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर्स की बात करता है, स्टॉक एक्सचेंज की बात करता है। ये अकाउंट्स की बात नहीं करता, इसलिए अलग होता है। शेयर्स सीखेंगे 12th क्लास में। पिक द ऑड वन आउट। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, पर सारे के सारे टैक्स हैं। मुझे बी ऑप्शन में ड्यूटी अलग सा वर्ड लग रहा है, तो शायद ये अलग होगा, लेकिन ड्यूटी और टैक्स ये 2 वर्ड सिनोनिम है, ध्यान रखें। इसको नहीं पता लिख लेंगे, ड्यूटी और टैक्स ये 2 वर्ड सिनोनिम्स हैं। ड्यूटी बोलो या टैक्स बोलो, एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स को तो एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं कहते। कस्टम ड्यूटी क्या होती है सर? हम होम कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री से डीलिंग करते हैं
तो हमें कस्टम ड्यूटी देनी होती है, चाहे एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें। हालांकि कंट्री नीड के हिसाब से, मान लीजिए हमारी कंट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो वो एक्सपोर्ट टैक्स माफ कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, इनफैक्ट सब्सिडी भी दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट ज़्यादा हो तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, पहले इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी 1992 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले। वो भी देखिए अगर आपने बदमाश कंपनी शाहिद कपूर की, उसमें कस्टम ड्यूटी से ही वो अर्निंग करता था। जो क्या करता था वो अर्निंग, कॉन्सेप्ट थोड़ा नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ। उस टाइम शूज़ पर 120% का टैक्स रेट था। मतलब अगर मैं 1000 रुपये का जूता खरीद के लाता हूँ तो मुझे 1200 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, तो वो 1000 रुपये का जूता मुझे 2200 रुपये का पड़ेगा। ये सिस्टम था। तो इंडिया में उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था फॉरेन की चीज़ों का, फॉरेन के जूते हैं ये, इंडियन नहीं है, फॉरेन के हैं। उसने क्या करा था कि वो फॉरेन गया जाता है, शूज़ वगैरह खरीदता है काफ़ी सारे 10 लाख रुपए के, और उनको क्या करता है, उनकी जैसे पैकिंग कंपनी से ले ली, उसको अपने गोदाम में रखा और एक टेम्पो में सारे राइट लेग वाले जूते पैक कर दिए और एक टेम्पो में सारे लेफ्ट लेग वाले जूते पैक कर दिए। मतलब कंपनी ने तो पेयर बना करके दिया था, उसने अलग अलग कर दिया। उसके बाद उसने पहले सिर्फ राइट वाले इंपोर्ट करे, राइट पैर वाले जूते इंपोर्ट करे। तो जब वो कस्टम ड्यूटी पर सामान लेने के लिए गया तो उसने कस्टम ड्यूटी ऑफिसर से ऐसा कहा, देखो मेरे पास तो गलत सामान आ गया, ये तो पूरा पेयर ही नहीं, ये तो मेरे लिए बेकार है, मैं इसको ले ही नहीं रहा। तो वो लेके नहीं जाता उन जूतों को। कस्टम ड्यूटी वाले क्या करते हैं, ऐसे की नीलामी रखते हैं। जो सामान, कई बार टैक्स बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि फौरन से सामान मंगाते हैं और सामान लेने नहीं जाते, बाद में लगता है टैक्स ज़्यादा है, तो सामान वो कस्टम वाले उसको एज अ स्क्रैप बेच देते हैं। तो एज अ स्क्रैप बेचने लग गए। शाहिद कपूर स्क्रैप डीलर बन करके जाता है और वो जूता खरीद लेता है। फिर वो लेफ्ट वाले लेग के मंगाता है, बिल्कुल इसी तरीके उसको कस्टम ड्यूटी से 1 रुपये भी नहीं देनी पड़ी। तो 1000 रुपये का जूता उसको 1000 रुपये का ही पड़ा। बाकी कॉम्पिटिटर इंडिया के अंदर वही जूता 2200 का पड़ रहा था लोगों को, तो महंगा बेच रहे थे। उसको 1000 का पड़ा था, सस्ता बेच रहा था, उसको तुरंत बिक गया, ये प्रॉफिट हो गया। कुछ महीने तक उसने ऐसे ही प्रॉफिट कमाया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने 120% से सीधा 20% कर दी एक्साइज ड्यूटी, 100% कम कर दी, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे फॉरेन से सामान आए, कोई बात नहीं, आने दो, फॉरेन कंट्री यहाँ पर बिजनेस कर रही है, कोई बात नहीं, करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, टैक्स तो यहीं से कलेक्ट करेंगे उनसे हम। फॉरेन कंट्री पे टैक्स लगभग 40% है। फॉरेन कंपनी यहाँ पर आकर कमा भी लेगी तो 40% तो इंडिया वाले ही टैक्स कर लेंगे उनसे। तो कस्टम ड्यूटी वो होती है सर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगती है, ये भी टैक्स है। तो सर सारे के सारे जब टैक्स हैं तो हम कैसे बताएं कि कौन सा टैक्स कैसा है? सर इनकम टैक्स हम जो इनकम करते हैं उस पे लगता है ना। हाँ जी इसलिए अलग होगा। सर ऑप्शन नंबर ए जब हम सेल्स करते हैं तब लगता है, ऑप्शन नंबर बी फॉरेन में भेजते हैं या खरीदते हैं तब लगता है, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन एक ही है, वो स्टेज गुड्स वाला है, डी ऑप्शन इनकम टैक्स जब इनकम पर लगता है। तो इसमें फर्क क्या है? ऑप्शन ए बी सी को अंडरलाइन करके लिख लें, इनडायरेक्ट टैक्स। ए बी सी तीनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। जो ऑप्शन नंबर डी है, कोई और मत कर रहे हो, ऑप्शन ए बी सी जीएसटी कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स, तीनों कौन सा टैक्स लिखे? इनडायरेक्ट टैक्स। और डी पॉइंट इनकम टैक्स कौन सा लिखा? डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे डायरेक्टली गवर्नमेंट देती नहीं, गवर्नमेंट लेती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट लेती है, बाकी इनडायरेक्टली लेती है। कैसे हाथ घुमा के बताओ? और हम कोई पेस्ट खरीदने भी जाते हैं तो उस पे जीएसटी पहले से ही लगा होता है ना उसकी अमाउंट में। तो जिन्हें उसका एम्प्लॉय कर रखा है ना, वो फिर उसकी देखना है। देखिए जो पे कर, हाँ जी बताएं। सर जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम खाना खाते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं, तो सर जो रेस्टोरेंट वाले वो अपनी जीएसटी फिर गवर्नमेंट को देते हैं ऐसे। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट वाला तो डायरेक्ट वाले की जैसे कि हमने इनकम कमाया फिर हमें इनकम टैक्स से फिर वो डायरेक्ट। सही समझा रहे हैं जी? ऐसे बता देता हूँ एग्जैक्ट। जो पेयर है उसी पे बर्डन आना है तो वो डायरेक्ट टैक्स है, जो पेयर है उस पर बर्डन नहीं आना वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के केस में जीएसटी जो लग रहा है वो शॉपकीपर पे लग रहा है, लेकिन शॉपकीपर को गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि आप कस्टमर से लेके दो, तो बर्डन कस्टमर पे आ रहा है, लेकिन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉपकीपर की। तो पेयर और जिस पर बर्डन आ रहा है वो दो लोग अलग अलग। डायरेक्ट टैक्स में जो पे कर रहा है उसी पर बर्डन है,
इनकम टैक्स जो हम अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, इसको इसका बर्डन कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ये अलग है। 10th पर आ गया जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस ऑफ एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? सर इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इनकम टैक्स इज एन इनडायरेक्ट प्रिंटिंग टैक्स। मिस्टेक। इंडिया में दो ही डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनकम टैक्स और एक वेल्थ टैक्स। दो ही डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। 10th पर आ गया जी, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू पर्पस ऑफ एएस का पर्पस क्या है जी बताना है। पहला, कंपेयर कर पाए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और ताकि भरोसा कंपनी पर बन पाए। कंपनी पर भरोसा कैसे कर लूं? क्या ताकि मैं कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर से इस साल ग्रोथ हो रही है सेल की तो भरोसा कर पाऊंगा। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब स्टैंडर्ड बना देंगे हम सभी के लिए, नॉर्म्स बना देंगे, सभी लोग वही फॉलो करेंगे। जैसे बैलेंस शीट का कंपनी का फॉर्मेट फिक्स है, उसी फॉर्मेट से सभी कंपनी वाले अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, कोई अलग ऑप्शन नहीं। थर्ड पॉइंट, reduces the scope of creative accounting that is interpreting the accounting policy for a favorable presentation of financial statement to a particular group। कौन सा क्या कहना चाह रहा है? हम क्या कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, हम क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है, हम अकाउंटेंट्स की क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। तो ये बस सही लिखिए। अगर क्रिएटिविटी अलाउ करेंगे तो अकाउंटेंट अपने हिसाब से प्रेजेंट करके दिखाएंगे, अपने मतलब से प्रेजेंट करके दिखाएंगे, जहां प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है ज्यादा, जहां कम दिखाना है वहां कम। तो क्रिएटिविटी स्टॉप करनी है हमें। सबके लिए सेम रूल है, आपको वैसे ही अकाउंट्स बनाने जैसे बनते हैं, जो रूल्स अकाउंट्स के लिखे हैं उसी का सबका अकाउंट्स बनाना है, अपने को क्रिएटिविटी नहीं लगाना। बिल्कुल सही है जी, सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं सर एएस के। 1 2 3 डी ऑप्शन आंसर आ गया। 11वें क्वेश्चन में जी एएस के फायदे बताने हैं, तारीफ करनी है इसकी। पहला, eliminates variations in accounting treatment where alternatives exist। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वेरिएशन, सर ये कैश बेस फॉलो कर रहा है, ये एक्रूवल बेस फॉलो कर रहा है, वेरिएशन आ रही है, इसको हटाना, एलिमिनेट करना। ये एसएलएम फॉलो कर रहा है, डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहा है, हटाना, इसको एलिमिनेट करना। तो ये काम हुआ। दूसरा, disclose certain important information not statutorily required। जो काम की इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी डिस्क्लोज करनी है हमें। ये नहीं कि जो लॉ कहता है वही ये लिखा हो। स्टैट्यूटरीली मतलब लॉ के हिसाब से, स्टैट्यूट मींस लॉ, तो जो लॉ कह रहा है वही लिखनी है, ऐसा नहीं है। तो जो चीजें काम की हैं वो लिखनी है। जैसे हम अकाउंटेंट, जब हम आप सीखेंगे 12th क्लास के अंदर, कंपनी का जब हम एक्सपेंसेस लिखते हैं तो उसके अंदर कंपनी एक्ट के अंदर 7 एक्सपेंसेस की लिस्ट है, 7 हेडिंग है, वही एक साथ हेडिंग लिखी जाती है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस के 10% से ज़्यादा है तो वो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, उसको अलग से लिखा जाता है। तो ये स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी इसको डिस्क्लोज करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, देयर मे बी अ टेंडेंसी टू rigidly follow the accounting standard, thereby moving away from its flexible nature। मतलब हमें बहुत ज़्यादा रिजिड अगर अकाउंट्स बन रहे हैं हमारे, तो हम देखो फ्लेक्सिबिलिटी ना हर किसी को मिलती है। जैसे कोई भी रूल बनता है, कोई भी लॉ बनता है, वो एज अ जनरल रूल बनता है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर प्ली की जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि हमारी कंपनी को सर ये हार्डशिप हो रही है, हमारी कंपनी साथ गलत हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो फिर उसकी रिक्वेस्ट पर उसके लिए मतलब बेनिफिट लाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, they can override statute and have to abide by the laws prevents in a country। statute means law। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि एएस लॉ से ऊपर है, ऐसा नहीं, लॉ ऊपर है सबसे, उसके बाद एएस। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट गलत हो गया जी, फर्स्ट और सेकंड आंसर सही हो गया। ये ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला डी ऑप्शन। 12th पर आ गया जी, what are the written statements of the uniform? What is uniform? बिल्कुल सही सर, एक जैसा। स्कूल में कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म का यही है कि हर बच्चा एक जैसा दिखे, कास्ट की वजह से अलग ना हो, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से अलग ना दिखे,
तो यूनिफॉर्म इसलिए कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है स्कूल के अंदर, तो हमारे अकाउंट्स के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी फॉलो की जाती है कि सबके अकाउंट्स एक जैसे दिखें, सिर्फ डिजिट्स का फर्क होगा, इसकी सेल 10 करोड़ है, इसकी सेल 10 लाख है, डिजिट का फर्क होगा, बाकी फॉर्मेट वैसा ही बनेगा। ऐसा नहीं गरीब की बैलेंस शीट कुछ बिना स्केल के बनाई जाएगी, अमीर की बैलेंस शीट स्केल बनाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फॉर्मेट सबका सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। रूल्स एंड गाइडलाइंस अडॉप्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉल्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं। ये आंसर आ गया। 13 पर आगे जी, पिक द ऑड वन आउट, डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना। सिंगल एंट्री सिस्टम, किसी किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, किसी किसी ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना, किसी किसी ट्रांजैक्शन का एक भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड ना करना, ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। टर्म 2 का लास्ट चैप्टर यही है, सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सी ऑप्शन, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तो ए और सी तो सेम हो गया, यस सर। ए और सी तो सेम हो गया। डी पॉइंट, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जो इंडिया में अकाउंट सिस्टम बनाया जाता है, डी ऑप्शन हो गया। तो ऑड वन आउट कौन सा है सब में से? डी। सर डी होना चाहिए, डी। डी वाला आंसर आएगा। चेक इसको करेक्ट कर लें आंसर को, बड़ी में आंसर करेक्ट कर लें, डी आएगा। 14 में आ गया जी, पिक द ऑड वन आउट, सबसे अलग सा कौन सा है, अनोखा कौन सा लग रहा है? कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, क्रेडिट बेस ऑफ अकाउंटिंग कुछ भी नहीं होता। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर आ गया। 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फायदे बताएं, तारीफ करनी डबल एंट्री की। इट फोकसेस वेयर एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड, यहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा, वहां पर फोकस रहेगा ताकि वो चीज छूटे ना। इनकम्प्लीट का तो रिकॉर्डिंग होती है एडवांटेज डबल एंट्री में, डबल एंट्री में कोई भी चीज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं होती, हर चीज कंप्लीट रिकॉर्ड होती है, हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, तो पहले वाला एडवांटेज नहीं हुआ। सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। इट इज अ साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल साइंटिफिक है, लॉजिकल है, क्योंकि रूल बेस्ड है। साइंटिफिक से कहते हैं जो रूल बेस्ड होता है। थर्ड पॉइंट, इट एस्टैब्लिशेस द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये पहले भी पढ़ा था हमने, वर्ड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कहां पढ़ा था? ट्रायल बैलेंस। डेबिट क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल आ रहा है, इससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव हो जाती है, मतलब मैथमेटिकली हमने कोई मिस्टेक नहीं करी, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी, ये प्रूव हो जाता है, बस एडवांटेज है इसका। फोर्थ, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट डिले, अगर हम हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट बना पाएंगे जल्दी से जल्द, तो ये एडवांटेज होगी। पहले वाला एडवांटेज नहीं है, बाकी एडवांटेज हैं। सी। सी ऑप्शन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही। सेकंड थर्ड। सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। 16 पर आ गए जी, इसमें कैश बेस की तारीफ करनी है हमें, कैश बेस अकाउंटिंग की तारीफ करनी है। इट इज सिंपल एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आर इग्नोर्ड, सही लिखा है। हाँ, प्रीपेड की एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, सब इग्नोर कर देते हैं, सही लिखा है। सेकंड, it is more objective as use of personal judgments and estimates are minimized, कम से कम estimate हैं, कम से कम judgment हैं, बिल्कुल सही लिखा है जी, तारीफ है इसकी। थर्ड पॉइंट, ये सुटेबल है उनके लिए जैसे जो एनजीओ हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो कैश में डील करती है, वो एनजीओ में कैश में डीलिंग होती है, वो ऐसे नहीं कहेगा मैं डोनेशन दे जाऊंगा, उधार है मेरा लिख लो, मैं बाद में दे जाऊंगा, सारी कैश में ट्रांजैक्शन होती है। तो तीनों ही सारे तारीफ हैं, एडवांटेज हैं। 1 2 3 ए ऑप्शन के अंदर आ गए आंसर से। 17 पर आ गए, अजय वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम इसके लिए बढ़िया रहेगा सर? सिस्टम से करना तो ये डबल एंट्री बढ़िया रहेगा। सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम पूछा था, अकाउंटिंग बेसिस पूछा होता तो डी टिक करता, तो डी टिक करता, बेसिस पूछा होता। 18 पर आ गए जी, आजकल सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम ज्यादा चलता है? डबल एंट्री आ चलता है। अगेन सिस्टम पूछा, बेसिस नहीं पूछा, बेसिस पूछा होता तो बी ऑप्शन। कौन सा बेसिस करेक्ट रिजल्ट देगा, करेक्ट पोजीशन बताएगा, बढ़िया क्वेश्चन बताएगा, सही क्वेश्चन बताएगा। चलिए, असर्शंस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस।
चार ऑप्शन ध्यान रखना जी। पहला ऑप्शन क्या था कि दोनों बातें सही लिखी हैं, असर्शन भी रीजन भी, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन को। बी ऑप्शन क्या था कि दोनों बातें सही लिखी हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों बातें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा एक पॉइंट को। सी ऑप्शन क्या था कि असर्शन सही है रीजन फॉल्स है। डी ऑप्शन कह रहा था कि असर्शन फॉल्स है रीजन सही है। पढ़ते नहीं पहला, इट इज एसेंशियल दैट द पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन डिफाइंड प्रिंसिपल्स, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। सारे कॉन्सेप्ट पर, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है तभी इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। सही लिखिए ये बात। रीजन, the financial statements comprising trading, P&L, balance sheet, cash flow are prepared from accounting information, वो पब्लिश की जाती हैं अलग-अलग एंटिटीज की। तो दो रीजन भी सही लिखा होगा और इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2, the life of the business is considered to be indefinite, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया है? गोइंग कंसर्न ने सिखाया है। लिख लीजिए एक पॉइंट के आगे गोइंग कंसर्न, असर्शन के आगे लिख लीजिए गोइंग कंसर्न, ये चीज गोइंग कंसर्न ने सिखाई है। रीजन में क्या लिखा हुआ है जी? तो गोइंग कंसर्न लिखा हुआ है रीजन में भी। द गोइंग कंसर्न कांसेप्ट एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज neither the intention to liquidate, liquidate मतलब क्लोज करना, nor to scale down। ये scale down क्या है? कम कर देना अपनी बिजनेस 10 ब्रांच थी, एक ब्रांच 9 ब्रांच रह गई, कम हो गई, तो स्केल डाउन हो गया? नहीं, प्रोडक्शन कंपनी स्केल डाउन देखिए 10 ब्रांचेस हैं तो एक दो अप एंड डाउन होती रहती है। स्केल का मतलब क्या होता है? कंपनी का लेवल डाउन हो गया, जैसे लार्ज कैप से स्मॉल कैप बन गई। सेल्स कम देखो सुनो बताता हूँ, सेल्स और प्रॉफिट, चाहे कितनी टॉप की कंपनियां हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी आज तक जिसकी सेल घटी ना हो, इसका प्रॉफिट घटा ना, कोई कंपनी नहीं। तो डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है। अगर थोड़ी सी सेल डिक्रीज हो गई इस बार तो हम बोल देंगे सर स्केल डाउन हो रहा है, कंपनी तो बंद होने वाली है, गलत है। ऐसे इन्वेस्टर को हम मिसलीड कर रहे हैं, तो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। स्केल डाउन का मतलब होता है कंपनी का स्केल कम कर देना। जैसे कि कंपनियों की कैटेगरी की जाती है, इतने करोड़ से इतने करोड़ की टर्नओवर है तो ये लार्ज कैप कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी, ऐसे कैटेगरी की जाती है। तो लार्ज कैप से स्मॉल कैप पर आ गई, इसने अपने मेजर बिजनेस बेच दिया, उसे बोलते हैं स्केल डाउन का। फॉर एग्जांपल 50 मशीनरी थी, 20 बेच दी, तो 60% बिजनेस रह गया इसका। 10 ब्रांच थी, 6 बेच दी, फिर 4 बेच दी, 6 रह गई, तो काफी लेवल डिक्रीज हो गया। ठीक है जी। अब इसको हम एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं, 60% होगा तो स्केल डाउन है, या 70 होगा तो स्केल डाउन। इसका कोई पैरामीटर नहीं है फिक्स, कंपनी टू कंपनी डिपेंड है। ये अकाउंटेंट जब चेक कर रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, तो उसको लगेगा ये कंपनी लग रहा है मुझे बिजनेस बंद करने वाली है, तो अपना काम बहुत कम करती जा रही है, उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। आगे बाद इन्वेस्टर देखेंगे, हर क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है हर कंपनी का, तो रिजल्ट देखते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा रखा होता है रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, ग्रोथ हो रही है, और पैसा लगाते हैं, दिख रहा है लॉस हो रहा है, पैसा निकाल लेते हैं, बेच देते हैं शेयर। सर एक तरीके से प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया ना कंपनी का, तो लॉस तो चलिए नहीं। देखो मान लीजिए मेरी 10 ब्रांचें थी, 10 ब्रांचें ही हैं, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, उसके लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ बिजनेस में। 50 मशीन थी, 50 मशीन ही हैं, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, ऐसा बिजनेस थोड़ा बंद कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट नहीं हुआ। समझ आ रही है बात? स्केल डाउन का मतलब है कि मैं अपना बिजनेस कम कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, जैसे पता है इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो ये सोच के लगाता है कि बिजनेस और ग्रो होगा। आज इस कंपनी की 50 ब्रांचें हैं, कल शायद 60 ब्रांचें होंगी, 10 साल बाद शायद 100 ब्रांचें होंगी, ये शायद टॉप 10 में है, अभी शायद टॉप 5 में आ जाएगा, ये सोच करके पैसा लगाता है इन्वेस्टर। और वो अगर अपना बिजनेस कम करती जा रही है, टॉप 10 की जगह टॉप 20 में रह गई और पीछे हो जा रही है, तो इन्वेस्टर का नुकसान हो रहा है जो पैसा लगा रहा है। लॉस होने की वजह से स्केल डाउन नहीं होगा, बिजनेस कम हो रहा है। बिजनेस कम का मतलब सेल, मशीन बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, ब्रांचेस कम कर रहे हैं, या अपनी कुछ सेगमेंट्स होती हैं वो बेच रहे हैं। जैसे रिलायंस की बहुत सारी सेगमेंट, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस जियो, वो दोनों रिलायंस ट्रेंड बेच दिया, तो ये सेगमेंट स्केल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेन बिल्कुल सही कर रहा है, ये ऑप्शन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, assertion, when the owner invests money into the business it should be assumed that business owes money to the owner। जब मनी पैसा इन्वेस्ट करता है ओनर, तो बिजनेस के पॉइंट में दिखाया जाता है कि हमें पैसा वापस देना, हमने उधार लिया उससे। सही सोचा है बिल्कुल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने सिखाया है। रीजन, अकॉर्डिंग टू मेनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बिजनेस यूनिट शुड बी अंडरस्टूड एज सेपरेट एंटिटी। तो गलत लिखा है सर ये, सही तो लिखा है। बिजनेस एंटिटी को
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ गलत है, मैं तो कह रहा हूँ गलत है। ये मनी मैनेजमेंट कहाँ सिखाया? तुमने एंटिटी सिखाया ना। बिजनेस यूनिट सेपरेट है बिजनेस से, ये बात मनी मेजरमेंट ने सिखाई, वो सिखाई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने, तो रीजन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट कर लें इसको, सी कर लें। फोर्थ पर आ गया जी, एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ सेगमेंट ऑफ 1 ईयर इन द इंडेफिनिट लाइफ। पूरी लाइफ के अंदर अकाउंटिंग पीरियड एक छोटा सा सेगमेंट, एक साल का। बिल्कुल सही लिखी है जी बात। रीजन एज पर द गोइंग कंसर्न असम्पशन अ लाइफ इज इंडेफिनिट, लाइफ बहुत लंबी चलेगी। और लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन रीजन में होना चाहिए था कौन सा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, है ना। रीजन में होना चाहिए था अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने गोइंग कंसर्न दे दिया, इसलिए रीजन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा जिसके अंदर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन। Question number 5. It is legal requirement for joint stock company to present information in the standardized form. कंपनी की जो भी लीगल इंफॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल फॉर्मेट के साथ आएगी, स्टैंडर्ड दे रखा है उसका। रीजन disclosure of accounting information means the management should reveal its business position correctly to the users including facts, policies. तो सर इसमें प्रेजेंटेशन की बात, डिस्क्लोजर की बात हो रही थी ना, फॉर्मेट की बात नहीं हो रही है। रीजन के अंदर फॉर्मेट की बात नहीं हो रही है, डिस्क्लोज करने की बात हो रही है। और ऑप्शन नंबर ए में रीजन प्रेजेंट की बात थी, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लॉ में लिखा हुआ है। कंपनी एक्ट के अंदर स्केड्यूल्स आते हैं, स्केड्यूल नंबर 3 है फाइनल अकाउंट्स का, उसमें स्केड्यूल नंबर 3 का पार्ट 1 बैलेंस शीट का है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का है, फिक्स दे रखा है फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में हमारा फाइनल अकाउंट बनना चाहिए। तो बी ऑप्शन में फॉर्मेट की कोई बात नहीं कर रखी, प्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं कर रखी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये दोनों बातें सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही। 6 पर आ गए जी हम। इफ देयर इज एन एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन इन द अकाउंट। लॉस होने वाला है, इसको रिकॉर्ड कर लो। रीजन में लिखा हुआ है कंजर्वेटिव, सही लिखा है जी। 7 ऑल द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। रीजन में इट इंक्लूड्स ऑल एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सारे खर्चे जोड़ देने चाहिए, सही लिखा है जी ये बात, ए ऑप्शन। 8 to ascertain the profit for a period a businessman must identify the revenue। प्रॉफिट निकालने के लिए पहले साल का रेवेन्यू पता करो, मतलब इनकम, और एक्सपेंस पता करो ताकि प्रॉफिट निकल पाए। और रीजन में क्या लिखा है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग ने तो बताई है बात, इनकम और एक्सपेंस को मैच करोगे तो प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन ए आंसर आ गया। 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एलिमिनेट कर देता है वेरिएशंस, कि अलग अलग ना बने, वैरायटी ना हो अकाउंट्स की, दो कंपनियों की, सब कंपनियां सेम से अकाउंट्स बनाएं, वैरायटी ना हो, तो हटाता है वैरायटी को। एस बिल्कुल सही लिखी है बात। रीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है ताकि अडॉप्ट की जाए वही प्रिपरेशन में, तो गाइडलाइंस बना दी हमने, सभी को वही फॉलो करनी, सभी अकाउंट सेम से बनेंगे। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर ए। 10 where alternative accounting treatment exists it may be difficult to choose explain one particular treatment। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वो मुश्किल हो जाता है चूज करना कि कौन सा चूज करें। रीजन में लिखा हुआ है देयर आर अ लॉट ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड्स, ये बहुत सारे दे रखे हैं, इसलिए दिक्कत होती है हमें। सही हो गया एक्सप्लेनेशन ये भी। अभी जो केस बेस्ड स्टडी है ये आपके इंग्लिश के पेपर में आने वाले आंसर पैसेज की तरह है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसी में से कुछ मिसिंग फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिए गए हैं, उसका आपको आंसर देना है। तो अब 3 जगह की स्टडी आपकी हो गई है, आपको घर से अभी करके जाना है। एक तो पेज नंबर 8 पर है केस स्टडी, 8 से लेकर 9 तक चल रही है, ये भी आपको अभी करना है। और जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ उसकी केस स्टडी, और फिर जो हम उसके बाद तीसरा टॉपिक करा उसकी केस स्टडी शुरू हो जाएगी। पैराग्राफ पढ़िए, आंसर ढूंढो जो जो क्वेश्चन के अंदर मांगा है, और करने की कोशिश करो आंसर कौन सा बैठेगा। अभी करना है? हाँ जी अभी करना। जैसे कंप्लीट हो जाए आप नीचे आके मुझे चेक कराएंगे और फिर घर जा सकते हैं। कॉपी में लिखना है इसमें? हाँ जी सर कॉपी में लिखना है इसलिए लिखना है? आपकी इच्छा। ट्यूशन होती है, अच्छी लगी। 5 मिनट्स का 5 मिनट्स